नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। हंगामा, आरोप, प्रत्यारोप, वार, पलटवार, ऐसी ही तस्वीरें। 5 दिन से न कोई सवाल न कोई जवाब, सिर्फ बवाल ही बवाल। ऐसे में 5वें दिन भी संसद के दोनों सदन भारी हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल राहुल गांधी को संसद में बोलने देने की मांग से लेकर अडानी मसले पर जेपीसी जांच पर अड़े हैं। संसद ठप हो गई तो उसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सदन के बाहर परिसर में सरकार विरोध में धरना दिया, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए। लेकिन हंगामा सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। आज सदन की कार्यवाही के दौरान अचानक कार्यवाही का ऑडियो म्यूट हो गया। इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा पहले माइक ऑफ होता था, अब पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट किया गया। इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और राहुल गांधी देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। नड्डा ने पूछा राहुल गांधी की बोली पाकिस्तान जैसी क्यों है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने सरकार को ही एंटी नेशनल बता दिया। खड़गे ने कहा कि अडानी से लेकर महंगाई और भ्रष्टाचार के मसले को छिपाने के लिए सरकार संसद नहीं चलने दे रही। उन्होंने कहा कि क्या सवाल पूछना देश विरोधी काम है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। कुल मिलाकर हंगामा अभी शांत होता नहीं दिख रहा। एक तरफ लोकतंत्र पर सवाल है तो दूसरी तरफ देशद्रोह पर बवाल है। बीजेपी और कांग्रेस एग्रेसिव हैं, दोनों के अपने अपने नैरेटिव हैं। संसद में काम से ज्यादा इस बात पर जोर है कि एंटी नेशनल कौन। इन सबके बीच हर मिनट संसद में जनता की कमाई के 2.5 लाख रुपए फूक रहे हैं और काम ठप है। सवाल यह भी है कि काम कब होगा। ऐसे ही तमाम सवालों पर और मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले आज का पूरा अपडेट। राहुल जी सब आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। राहुल जी सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो, माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या? राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सदन चर्चा के लिए है। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं लिखा। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बने। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक है। जेपी नड्डा, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। यह एक हाथ तो 7 समुद्र पार और दूसरा यहाँ के दोनों मिल करके ऐसी ताली बजाते हैं। खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है, राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है। सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने, जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार प्रयास हो रहा है कि विपक्ष संसद चलाना चाहता है, सत्ता पक्ष से नहीं चलने दे रहा। राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाए। और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद होते हैं, तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है। ये देश भारत के संविधान और नियमावली से चलेगा, भाजपा के कानून से नहीं। तो देखा आपने कैसा वार और पलटवार है, दोनों तरफ एग्रेशन है। क्या यही 2024 का थीम नारा बनने वाला है? देशद्रोही कौन, एंटी नेशनल कौन? कांग्रेस कह रही है बीजेपी है, बीजेपी कह रही है ये काम तो राहुल गांधी हमेशा से करते आए हैं। अब ऐसे में
ये मुद्दा क्या 2024 के लिए एक तरफ राहुल गांधी को नेता साबित करने के लिए, क्योंकि 16 राजनीतिक दल फिलहाल उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को नॉन सीरियस साबित करने के लिए बीजेपी की ये पूरी मुहिम, क्योंकि उनको पता है उनका नेता नरेंद्र मोदी है और उनका नारा है मोदी है तो मुमकिन है। क्या ऐसे हालात में यही सबसे बड़ा नैरेटिव बनेगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में? क्योंकि अब सिर्फ चंद कदम दूर हैं हम 2024 के महाचुनाव से, क्योंकि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनने के लिए खड़े होंगे और उनका मुकाबला करेंगे राहुल गांधी। मेरे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंशुल अभिजीत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संगीत रागी जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट आरएसएस के विचारक हैं, समर्थक हैं, साथ ही साथ एक लेखक है, प्रोफेसर हैं, कई विषयों पर लिख चुके हैं, और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। सबसे पहले एक सवाल क्विक एक लाइन का शहजाद पूनावाला जी आपसे और अंशुल अभिजीत जी आपसे, सरकार चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है शहजाद पूनावाला जी, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च, 5 दिन हो गए हैं सदन में कोई काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट गाढ़ी कमाई का जनता का जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये ऑफिशियल वक्तव्य है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी उतनी है, 2010-11 का वो बयान है। क्या मनमोहन सिंह जी को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है कांग्रेस पार्टी ने? मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ वो दरअसल सत्याग्रह नहीं, ये भ्रष्टाचार का दुराग्रह था, और क्योंकि एफएटीएफ में आर्ट ऑफ करप्शन का पूरा खुलासा हुआ है कि कैसे पैसे दो पदमा लो, पैसे दो पॉइंटिंग लो वाला मॉडल सामने आया है, तो उस पर जवाब नहीं देना। और दूसरी बात, आज जो देश और संसद के विषय में विदेशी धरती पर जाकर कहा गया है कि विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए, उसके लिए अनकंडीशनल कैटेगोरिकली माफी मांगने के लिए तकलीफ ही क्या है राहुल गांधी को? वो एक सीरियल ऑफेंडर है। निकोलस बर्न्स के साथ भी ये कहा, प्रवीण चक्रवर्ती ने जॉर्ज सोरोस के बयान का अनुमोदन किया, किस प्रकार से मणिशंकर अय्यर कटोरा लेकर गए थे कि मोदी जी को हटाना है, मदद कर दीजिए पाकिस्तान। 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो, हर चीज पर पाकिस्तान के सुर से सुर कौन मिलाता है? यहां की पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी कांग्रेस। तो कांग्रेस को पहले जवाब देना होगा कि अगर वो सीरियस है तो पार्लियामेंट के खिलाफ बोलने के लिए अनकंडीशनल अपॉलजी मांगे। और आज संसद कौन नहीं चलने दे रहा था? ये देखिए तस्वीर, दीपक जी, किसकी तस्वीर है? कौन वेल में खड़ा है, कौन हुड़दंग मचा रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचार का दुराग्रह है, ये कोई सत्याग्रह नहीं। ठीक है, एक क्विक सवाल अंशुल, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सत्ता पक्ष, ये कहना है शहजाद पूनावाला जी का, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोट किया है। क्या कहेंगे अंशुल, ये आम जनता पर बर्डन क्यों? इस सरकार ने तो विपक्ष को एक तरह से खत्म ही कर दिया ना। जो संसदीय प्रणाली है, जो विपक्ष का जो महत्व है, तो विपक्ष की आवाज को बिल्कुल दबा दिया है, इसको बोलने नहीं देते, हर बात पे हस्तक्षेप करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। और यही मामला क्यों, अडानी का मामला क्यों? हम तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे थे कि अडानी जी और मोदी जी में क्या संबंध रहे, क्या साथ गांठ है उनके बीच में, कैसे समझौते हुए। लेकिन छोड़िए अडानी जी को, आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मुफलिसी पे, मंदी पे, या कृषि कानून पे, या पेगासस पे, या निजता के हनन पे, किसी मुद्दे पे आप तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। संसद एक सर्वोच्च पटल होता है आवाम की मर्जी को दर्ज करने का, आवाम के नुमाइंदे वहां पर बैठते हैं। अगर उसी को खत्म कर देंगे तो संसदीय प्रणाली क्या रहेगी? और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी विदेश में गए और उन्होंने बार बार विपक्ष पे ही नहीं, अपनी संसदीय प्रणाली पे वार किया। जब उन्होंने कहा कि पीछे पहले तो गंदगी थी, हम तो गंदगी साफ करने आए हैं, तो ये कैसे वक्तव्य है? प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, एक महिमा होती है। अगर वो कहेंगे कि यहाँ के लोग इनकी बदकिस्मती थी कि वहां पर इस देश में पैदा हुए और उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया, तो इस यहाँ की आवाम पर भी उनका वार है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी, तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अंशुल अभिजीत जी दोनों एक ही लाइन पे बात कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि एंटी नेशनल राहुल गांधी नहीं, एंटी नेशनल आप है। नवल किशोर जी भी मेरे साथ जुड़ गए। देखिए ऐसा है दीपक जी, लगातार एक के पहले एक जो सत्र आ रहे, देखिए क्या होता है। ये कहते हैं चर्चा चाहिए हमें पैंडेमिक पर, याद है पैंडेमिक पर इनको चर्चा चाहिए थी कोविड की, तब क्या हुआ, एक विदेशी रिपोर्ट आई पेगासस पर, संसद चलने नहीं दी गई। ऐसे ही हर मुद्दे पर 3-4 दिन पहले विदेशी रिपोर्ट आती है
और ये संसद में हुड़दंग मचाते, हंगामा मचाते। अगर भाई मुफलिसी और बेरोजगारी मुद्दा है तो यूके का टिकट क्यों कटवाया, यूपी का टिकट कटवाते और वहां पे जनता के बीच जाते। क्या कैम्ब्रिज में आपकी आवाम बैठी है? और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन कब खत्म हुआ? भाई साहब 1975 में जब लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों की आवाज को म्यूट किया गया, पत्रकारों को लिखने नहीं दिया गया, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़खानी की गई। अरे यहां तक तो दीपक जी के फेवरेट सिंगर किशोर कुमार के म्यूजिक को ऑल इंडिया रेडियो से गायब कर दिया गया। इसको कहते हैं ऑपोजिशन को खत्म करना। आज आप जब चुनाव जीतते तो हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र है या नहीं है? राजस्थान में लोकतंत्र है या नहीं है? कोर्ट में अगर केस हारे तो कोर्ट खराब, कोर्ट में कोई केस जीते तो कोर्ट ठीक है। और अडानी के ऊपर आप कहते हैं, भाई एक बात बता दीजिए, अडानी पर सारा प्रूफ है ना, राजस्थान में कब कैंसिल कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट? कब कैंसिल कर रहे हो अडानी का प्रोजेक्ट? भ्रष्टाचारी है, आपने तो साबित कर ही दिया है। तो राजस्थान का प्रोजेक्ट क्यों नहीं कैंसिल करते? छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट क्यों नहीं कैंसिल करते? बताइए। आप भी बताइए अंशुल जी। मैं एक और जोड़ देता हूं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हुआ, मैंने उनसे पूछा कौन देशद्रोही है। अंशुल मेरा सवाल सुन लीजिए, इन्होंने बताया छत्तीसगढ़ क्यों नहीं कैंसिल करते। अडानी तो भ्रष्टाचारी है ना, गलत ढंग से काम करता है, गलत ढंग से पैसा कमाया है। आपके अध्यक्ष ने बात कई बार कही। तो मेरा सीधा सवाल है, तो ठीक है राजस्थान में बंद कर दीजिए इस भ्रष्टाचारी को, छत्तीसगढ़ में बंद कर दीजिए इस भ्रष्टाचारी को, वेस्ट बंगाल में उनको पोर्ट दिए गए हैं वो बंद कर दीजिए, केरला में दिए गए हैं वहां लेफ्ट को कहलवा के बंद करवा दीजिए, क्योंकि आज तो सभी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। मेरा सीधा और स्पष्ट एक जवाब है कि आप जेपीसी क्यों नहीं करते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री और अडानी जी के बीच में क्या मित्रता थी, कैसे समझौते थे, कैसी साठगांठ थी, कि एक दुनिया में जो ऐसा व्यक्ति जो 608 वो अमीरों की सूची में 608 जो था, अब वो दुनिया का एक तरह से दूसरा सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसकी निजी संपत्ति बढ़ के $8 बिलियन से बनके $140 बिलियन हो जाती है सिर्फ 8 साल में। सिर्फ 8 साल में ऐसा हो जाता है कि जहां भी प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो अडानी जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके वापस आ जाते हैं। किस तरह का दबाव था, कैसे समझौते थे, किस तरह की मित्रता थी, यह सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना। और संसद के पटल में नहीं पूछेंगे, अगर संसद नहीं पूछेगा तो और कहां करेंगे? देखिए, सर्वोच्च जो पटल होता है किसी भी जमहूरियत का, किसी भी लोकतंत्र का, वो संसद होता है। आप कहते हैं कोर्ट में जाएं, तो एक तरह कोर्ट में कहना कि आप बार बार कोर्ट में जाए, यह स्वीकार करना है कि संसद है ही नहीं। आपने तो उसको ध्वस्त कर दिया है, वो प्रणाली को आपने खत्म कर दिया है। कार्यपालिका का आतंक है यहां पर कि आप में जरा सा भी आपको संदेह ये नहीं है, शक नहीं है कि 97% जो केसेस होते हैं ईडी की, वो विपक्ष के खिलाफ होते हैं। अगर ये कार्यपालिका का आतंक नहीं तो और क्या है? आपने एक तरह से 3 तोप हैं आपके पास। ठीक है, नहीं मेरा सवाल है शहजाद जी, 1 मिनट रुक जाइए। आपके पास इनकम टैक्स है। आपने तो कह दिया ना कि भाई अडानी और मोदी का साठगांठ है, और अडानी ने भ्रष्टाचार, अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी दोनों कह ही चुके हैं। अंशुल जी, हमें बिल्कुल जांच चाहिए। तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों उनके प्रोजेक्ट क्यों? सफाई क्या है? नहीं तो ये तो दूसरा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना कि क्या है, कि किस तरह की साठगांठ है। मतलब आपकी सरकार है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लाते हैं, मतलब आप डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं इजराइल से, आप डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होकर लाते हैं। ऐसे में जिसमें तजुर्बा नहीं, कोई अनुभव नहीं, उनको एकदम से दे देते हैं। आपको जरा सा भी शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई मित्रता नहीं। यहां पर आप श्रीलंका जाते हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, SBI $1 बिलियन उनको एक लोन दे देती है। अपने बिहार, और मैं ये कह रहा हूं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कहावत है अंशुल, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो शहजाद की पार्टी भी यही करती है, आप भी यही कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। शहजाद जी, सबका एक एक रिएक्शन ले लूं ताकि सब सेम पिच पे आ जाए। जो बैटिंग का माहौल है वो शानदार बन जाए सभी खिलाड़ियों के लिए। संगीत रागी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं अंशुल अभिजीत की बात सुनकर, आपको क्या लगता है, आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? देखिए, मुझे बड़ा हैरानी होती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा सब आकर के बातें करते हैं। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि इजराइल जैसा संपन्न देश अपनी पोर्ट और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यदि अडानी को देता है तो वो मूर्ख तो नहीं है ना। वो मूर्खता कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, कोई जाम्बिया और कोई घाना से आप नहीं बात कर रहे हैं। वो इजराइल जैसा देश है, संपन्न है और डिफेंस में माहिर है।
यदि वो दे रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो आप समझ जाइए कि उसकी गंभीरता को समझिए। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ये शायद सब भूल जाते हैं कि आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज डिफेंस सेक्टर में हाथ मार रहे हैं वह भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। कोई गांधी परिवार नहीं जाकर के इस इंटरेस्ट को पूरा करता है। जहां तक उद्योगपतियों की बात रही तो श्रीमती गांधी जाकर के विदेश यात्रा में उसी होटल में रहती थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी उसी होटल में रहती थी, उसी स्वीट में रहती थी जहां पर वो प्रधानमंत्री के नाते रहती थी। और बताना नहीं पड़ेगा कि उस विदेश में बड़े उद्योगपति ही उनके लिए धन मुहैया करा करके उनका खर्चा वहन करते थे। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हीं चंदे से पले बढ़े। इतिहास में चले गए। तो देखिए ये बताइए कि बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा, अडानी और मोदी जी के क्या बीच में क्या संबंध है? नहीं, आप इतिहास में चले गए। झूठ मूठ सरकार आपकी 8 साल से आप सत्ता में और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, हैरानी हो गई। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? बड़ी अजीब बात है ना। जवाब ले लेते हैं। आईना किस तरह का जवाब? इतिहास में जा रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे आरोप लगा रहे बिना तथ्य के, तो ये मैं ऐसे चुप होटे के सुनने लगूंगा? कमाल है। आप मुद्दे पे बात करिए ना। झूठ मूठ आके ये सब कर रहे हैं। आपके पास कुछ कहने को है नहीं। आप इतिहास पन्ने पलट रहे हैं। आप अभी बहुत बच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप अरे छोड़िए, पेट्रोनाइज मत करिए। आप क्या हैं नहीं हैं, मैं मुझे मत बताइए मैं क्या होना चाहिए। अभी आपको नहीं ठीक है, तो आप मुद्दे पे बात करिए ना। आप नहीं बच्चे कौन है क्या है, भाई मैं तो बोल रहा हूँ की जरूरत नहीं है किसी को। नहीं आप बोलिए। मैंने तो आपको बोला नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब बोलना नहीं क्यों नहीं तो बोलिए हम बोलना शुरू करते हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ है। मैं बोलिए कि राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ है। राहुल गांधी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा कोई जाहिल नहीं है। मुद्दे पे बात करें। अब बोलिए। ठीक बोल रहे। अरे ये कहां से आ गए ऐसे शब्द? इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। अब बोलिए आप। इस तरह हमको नहीं समझ में आती है ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए बोले, जो प्रधानमंत्री के लिए बोले कि रोहित नहीं जो ये बोले कि वो किस तरह ये बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू डंडे से पीटेगा। मैंने कभी नहीं बोला कि अच्छी भाषा यूज करें। देखिए एक वक्तव्य का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होती है। बताइए क्या तरीका होता है जब इतनी देर से कह रहे हैं कि मुझे बोलने दो। अरे आपको नहीं पता कैसे अदब से कैसे बात करते हैं? मुझे बोलने तो दोगे? कैसे तुम अपने समय बात करो। अदब नहीं है, तहजीब नहीं है और आपको बोलने दे। अरे जाकर के अपने राहुल गांधी से अदब सीखो। पहले राहुल गांधी से अदब सीखो, उसके बाद बात करना है हमको। नहीं आपको जो आरोप लगाने हैं लगाइए। कोई समस्या नहीं है, जो कहना है कहिए। उन्होंने विदेश में जो भी कहा उसके बारे में आपको आपत्ति है तो कहिए, लेकिन इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और इस तरह इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। भाई मुद्दे पे तो आइए। हो गई बात। राहुल गांधी एक तरीके से खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हैं। राहुल गांधी जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको उकसा रहे हैं ये कह करके कि आपको सिखों की तरफ देख करके कि आपको भारत में नरेंद्र मोदी दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और कहते हैं मुस्लिमों को कि ये ऐसा आदमी दिमाग का, हमें बिहार में कहा जाता है दिमाग का पैदल। तो राहुल गांधी मूलतः दिमाग के पैदल हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हमको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इस राजनीतिक शव को कांग्रेस पार्टी ढो रही है। मैं इसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जो गांधी परिवार पूरी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी है क्या? एक सांसद है। उनकी मूर्खता का जवाब देने के लिए पूरी पार्टी का प्रवक्ता आ जाता है। जो खड़गे साहब बोलते हैं उनको बचाने के लिए नहीं आता है। यही कहा जाता है यही फैमिली पार्टी है। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार ही सत्ता चलाता है। कांग्रेस पार्टी को वही चला रहा है। नहीं तो राहुल गांधी की इस बेतुके बयान पर कोई दूसरा पार्टी होता तो उसे छोड़ देता। वो इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और शर्म ये लज्जा नहीं है कोई जाकर के संसद में माफी मांगे। वो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे तो क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है? राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है?
तमिलनाडु में लोकतंत्र नहीं है, इससे बड़ी बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? वो जो आदमी कहता है मैं आप ही का सवाल आगे ले जाता हूं। ये देखिए अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए, 5 साल से बेरोजगार है, नरेंद्र मोदी के कारण है, आरएसएस के कारण है। ठीक है, मेरा सीधा सवाल आदमी उन्होंने एक मुद्दे का पॉइंट उठाया, मैं नहीं जा रहा व्यक्तिगत, उन्होंने कुछ बातें की, मैंने उनको टोका भी, लेकिन डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी जो गंभीरता वाला सवाल है वो ये है कि गुजरात हिमाचल में भी 7 चुनाव हुए, गुजरात में आप हार जीत चलती रहती है, ये बात अलग है कि आप कई दशकों से हार रहे हैं वहां पर, और दूसरा आप हिमाचल में मतों के अंतर से जीत गए, कुछ मतों के अंतर से जीत गए। तो क्या हिमाचल में लोकतंत्र इस वक्त है जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है या नहीं है? और क्या हिमाचल भारत का हिस्सा नहीं है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपने राहुल गांधी जी के वक्तव्य, उनकी टिप्पणी को समझा ही नहीं। हमारी जमहूरियत के कई पहलू होते हैं, एक विधायिका होते हैं, कार्य मैं समझा रहा हूं, एक कार्य नहीं मैं समझा रहा हूं कि कई पहलू होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक ही पहलू नहीं होता। चुनाव का मुख्य पहलू, एक मुख्य बात यह है कि हाँ चुनाव होते हैं और जमहूरियत में, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, नुमाइंदे चुनी जाते हैं और वो संसद जाते हैं, लेकिन उधर कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है, स्वतंत्र प्रेस भी होता है, इदारे भी होती हैं, संस्थाएं भी होती हैं। जब आतंक होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का टिरनी जब होता है, जब सारे संस्थाएं जो होती हैं, सारी जो इदारे होती हैं उनको कब्जे में लिया जाता है, उनका दुरुपयोग होता है कानून का, तो इसका यह मतलब है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, ये खतरे में है। और ये मत भूलिएगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पूरे विश्व में 20वीं सदी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर सरकार, बहुमत की सरकार आई, आवाम की मर्जी से आई, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह से वो आई वो सारा उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसी प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जिसके सहारे वो चुनी हुई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यहां पर देखिए जमहूरियत के बहुत पहलू होते हैं, सब पे गौर करना पड़ेगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि खतरा है, और हम इस बार की ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे इतने सारे जो पहलू हैं, जो संस्थाएं हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो आजादी है प्रेस की, अगर आप कोविड की अव्यवस्था के बारे में लिखते हैं कि लाशें गंगा में तैरी जा रही हैं, और अगर अगले दिन आपके न्यूज़पेपर में अगर रेड होता है, इनकम टैक्स खटखटाती है आके दरवाजा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक तरह से आतंक कहेंगे ना, कि कोई भी आलोचना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दीपक जी छोटा सा इसका जवाब दे देता हूं क्योंकि सारे सवाल उन्होंने उठा लिए। देखिए पहले तो प्रेस के विषय में अगर देखिए मुझे लगता है कि एक एक करके, दीपक जी कृपया एक एक करके, मैंने 15-20 मिनट अभी अभिजीत की बात सुनी है, धन्यवाद। ऐसा है संगीत जी, मैं आ रहा हूं, मुझे नवल जी और उनके पास भी जाना है। एंटी डेफेमेशन एक्ट और प्रेस बिल के जनेता अगर मीडिया प्रेस की बात करे, जिन्होंने जेल में पत्रकारों को डाला, तो हजम नहीं होता। उसी प्रकार से देखिए, मैं कितनी विरोधाभास बात है। ये कहते हैं ईडी जो है ये एक प्रकार से विद्वेष की भावना से काम कर रहा है। और किसको गए थे लेटर देने अडानी के केस में, किसकी जांच मांग रहे थे मार्च निकाल के? वही ईडी की। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा है। और जब आज मनीष सिसोदिया को ईडी की उसमें राहत नहीं मिली है, तो यही कांग्रेस के दिल्ली वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग ये नाचते और कहते ईडी ने बहुत अच्छा किया। मतलब उसके ऊपर पकड़ा जाए, उसका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब तो ठीक, मेरा भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब गलत। अब एक चीज मैं दीपक जी आपके बड़े इंपॉर्टेंट शो पे एक डिस्क्लोजर करना चाहता हूं। मूल मुद्दे से हम भटक रहे हैं। राहुल गांधी का वो बयान, ये कहते हैं हमने फॉरेन इंटरवेंशन की मांग नहीं की। मैं आपको एक ऐसा बयान पहली बार बीजेपी की तरफ से सुना रहा हूं जो सुनकर आपके कान खुल जाएंगे दीपक जी। ये बयान निकोलस बर्न्स, जो आज की तारीख में यूएस एम्बेसडर टू चाइना है, इसका महत्व समझिए। सुनिए ये बयान राहुल गांधी का। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? I mean, I fundamentally believe that America is a profound idea. ये कह रहे हैं यूएस एस्टैब्लिशमेंट से। देखिए वहां पे तो उन्होंने कह दिया कि इंटरनल प्रॉब्लम है, हालांकि वो बयान बाद में दिया गया था अलग प्रोग्राम में, 51 घंटे अलग अलग। इसमें निकोलस बर्न्स जो कि आज चाइना के एम्बेसडर है यूएस के, उनको वो कहते हैं कि आपकी यूएस एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है हमारे यहां पर,
क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान कटोरा लेकर कौन गया था, इससे पहले आपने देखा होगा डोकलाम के समय कौन चीनी एम्बेसडर के साथ चीनी तंबू के नीचे चीनी फूट खा रहा था। आपने देखा है कि गलवान तवांग हो, हर जगह पर भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान, 370 हो, पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, हर जगह पाकिस्तान के सुर से सुर कौन मिला रहा था। मैंने आपके सामने आज एविडेंस पेश किया है, कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। हम 10 हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं दीपक जी, आपके मेरे, पर हम कभी विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। 140 करोड़ के लोगों में क्या विदेशी हस्तक्षेप जायज है? ठीक है, नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं लंदन के अंदर जाके, भाई आपकी पार्टी में तो जाते भी हैं तो उसको व्यक्तिगत विजिट रखते हैं, इस तरह के वो नहीं होते हैं, लेकिन राहुल जी करते हैं, अपना अपना तरीका है, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, कहाँ अलग अलग फोरम्स है। मेरा सीधा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इन बयानों को डिफेंड करना अब अपोजिशन की बाकी पार्टीज के लिए भी मुश्किल हो गया है? ठीक है दीपक जी, पहले तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर डिबेट में बुलाते हैं तो थोड़ा सा न्याय का भी ध्यान रखिए। एक ऐसा करें जिसमें लगे कि आने का मन करे। ऐसा मत कीजिए कि 2-3 बार के बाद फुल स्टॉप करना पड़ेगा, डिबेट करने में आने में सोचना पड़ेगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा, मैं छोटी सी सबमिशन दूं सर, चूंकि हम लोकसभा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुनते थक जाते हैं दीपक भाई, सुनते सुनते थक जाते हैं, अब क्या करें आपके पास। चलिए बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे से समस्या ना आए। ठीक है, बोलिए। अब देखिए, 2 चीज अलग अलग है। एक तरफ तो विश्व को आज के डेट में कहा जाता है कि यह ग्लोबल विलेज है, आप कहीं से भी कुछ भी बोलें। इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के युग में बोलने के लिए जगह खोलने की तलाश नहीं है। जो मैटर कहा जा रहा है वो सही है, तथ्य गलत है या सही है, उस पर कोई बात विवाद हो सकता है। लेकिन ये आप कहिए कि बिहार में आप क्या बोलेंगे वो बंगाल में नहीं बोल सकते, बंगाल में जो क्या बोलेंगे वो यहाँ नहीं बोल सकते। बोलने के बात पर जहां तक डिबेट करने का सवाल है, मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई बात बोली जा रही है और उसको ये जोड़ कर दिखाना कि अगर मोदी सरकार के विषय में कोई टिप्पणी की जा रही है कि लोकतंत्र पे जो उनके आचरण है या जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है, तो वह देश के खिलाफ नहीं है। किसी दल का अगर कोई आदमी कोई काम करता है वो देश नहीं है, यहाँ का कोई सरकार कोई देश नहीं है, देश अलग है। लोकतांत्रिक मूल्य जो है भारत की और बिहार की और बंगाल की जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उस बिंदु पे कोई बात रखता है तो उस पे बात कीजिए तो समझ में आता है। अगर इतना ही बात था तो 8 मंत्री क्या सारे बीजेपी लगे हुए हैं उसी स्टेटमेंट पे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट से इनको परेशानी तो हुई है ना, सच्चाई पर उसने कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकाश तो डाला है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बंद कर दिए, राजस्थान में क्यों नहीं बंद कर दिए, अरे जो मुद्दा है उस पर आप बात नहीं करके राज्य को कह रहे हैं कि आप अडानी को रोक दीजिए। क्या उसका उद्देश्य ये है? अगर फ्रॉड और जो आदमी भ्रष्टाचार करके कमा रहा है, जो मोदी जी से फेवर ले लेके कमा रहा है, तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में तो रोकना चाहिए ना उसको, या वहां धंधा करे तो ठीक। कंप्लीट तो करने दीजिए जी, कंप्लीट तो करने दीजिए, पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्रॉड और मैनिपुलेशन के आधार पे अडानी जी का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और लोगों ने, पूरा विश्व ने देखा है, और उसके लिए संसद के अंदर विपक्षी दलों ने आवाज उठाया जेपीसी के लिए, आपने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बेसिस को लेकर उस पर कमेटी बनाया और सेबी को भी निर्देशित किया, तो कम से कम जो विपक्ष संसद में कह रहा था वो बात सही तो है ना, इतना तो मानिएगा ना। और उनके खिलाफ में अगर संसद में विपक्ष के जो लोग हैं ईडी के पास उस पर ज्ञापन देने जा रहे थे कि इन पे जांच होनी चाहिए, वो गलत तो नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो ये जो रोकने का तरीका आप बात कर रहे हैं, किशोर कुमार का अभी बोल रहे थे, आप नेहा सिंह राठौर को भूल गए क्या? उस गाना में क्या है कि उस पर एफआईआर आपने कर दिया? एक जर्नलिस्ट को 2 साल तक जेल में आपने क्यों रखा? एक टीवी का जो स्क्रीन है काला कर दिया, फाइनली उसको खरीद लिया गया। ये सब आपको दिखता नहीं है क्या? देखिए, सिलेक्टिव चीजों को दिखाकर अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं देश में तभी होगा जब आप स्टेट को रोक दीजिए। विपक्षी दल सारे उन जिनके खिलाफ में कोई भी चार्जेज हो, वो चाहे अडानी ही क्यों नहीं हो, उसको राज्य में बंद कर दीजिए, तब हम देश में देखेंगे कि देश में होगा या नहीं होगा। ये हमको लगता है कि बहुत भ्रामक है जो आप बात फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना होना चाहिए कि जो तथ्य है उस पर डिबेट होनी चाहिए और वो किसी भी सूरत में उसको मानना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की दुहाई दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं शहजाद पूनावाला जी, जवाब फिर मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगा। अरे
इमरजेंसी करने वाला का जो हश्र हुआ वही हश्र आपका भी होगा अगर उस रास्ते पे है तो। नवल जी, सवाल का जवाब सुन लीजिए, इन्होंने कह दिया आज बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि इमरजेंसी का जो हश्र हुआ था वही आपका भी होगा अगर आप इस राह पर चले तो। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इमरजेंसी के बारे में सबसे ज़्यादा इनकी पार्टी को पता है। मीसा जी का नाम ही उस एक्ट के नाम पर रखा गया है। परंतु एक चीज़ नवल जी बताएंगे कि नेहा सिंह राठौड़ ने अभी 3-4 दिन पहले दीपक जी के साथ 5 बजे का कार्यक्रम किया था, जिस दिन आप और मैं डिबेट पे नहीं बुलाए गए थे। तो ऐसे तो आप अगर दोनों की तुलना करेंगे तो मुझे लगता है मीसा जी के नाम के साथ बड़ा अन्याय करें। पर मुझे 2-3 जो स्पष्ट मुद्दे उसको उठाने दीजिए। नवल जी 20 सेकंड दे दीजिए। नवल जी, विरोधाभास बातें क्यों करते हैं आप? आपने कहा कि विपक्ष ने जो कहा सही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई अडानी पे। मतलब कि अडानी फैसाई गिल्टी है, तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी इंतजार है भाई? और सुप्रीम कोर्ट अगर अडानी पर सही है तो फिर कोर्ट क्या लालू जी के कन्विक्शन पर सही है या वो वहां पर विंडिक्टिव वाला है? और आखिरी सवाल मेरा, देखिए, मैं आज मूल मुद्दा ये नहीं है, बिल्कुल सही कहा, कहां बोला जाता है ग्लोबल विलेज है, यहां पर बोलकर दुनिया में हो सकता है कि उसको दिखाई दे। मैं कहां बोला उस पर नहीं हूं, क्या बोला उस पर हूं। नवल जी, आप प्रोफेसर है, आप बहुत सम्मानित है। मैंने एक दूसरा बयान भी सुना है जिसमें वो निकोलस बर्न्स को कह रहा है यूएस एस्टैब्लिशमेंट मस्ट इंटरवीन। आज मैं नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता, जो कांग्रेस की बैसाखी पर चलने वाली सरकार के व्यक्ति से नहीं, एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूं। हम टीका टिप्पणी करें, प्रधानमंत्री को कुछ बोले, सरकारों को कुछ बोले, चलता है, या आप मुझे मोदी जी का बयान सुनाएंगे, मैं किसी और का सुनाऊंगा। ये विदेशी हस्तक्षेप की क्लियर कट मांग कर रहे हैं, एक नहीं कई बार। उस पर नवल किशोर, जिसको मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रभक्त है, क्या अपने देश में 140 करोड़ के स्वतंत्र भारत में एक विदेशी आकर दखल देगा? इसके ऊपर माफी मांगने की बात की जा रही है और किसी विषय पर नहीं। वो तो बोलते हैं प्रोफेसर साहब, फिर मैं यही सवाल डॉक्टर अजीज खान के पास ले जाता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं ऐड करता, जो शहजाद ने पूछा है। क्या मेरे लिए है? जी बिल्कुल, आप ही का नाम लिया प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं देखिए, शाहजाद जी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं है। वो भाड़े पे कोई भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं, मैं बोलता हूं और मुझे लोग जानते भी हैं कि मैं क्या हूं। मेरे पार्टी को भी लोग जानते हैं। आपने नहीं सुना होगा, आप लालू जी का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन आप शायद वकालत की भी जानकारी रखते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि लालू जी पर जो डीए केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाइज्जत बारी किया, नंबर 1। आपको ये क्या नहीं मालूम है कि 4 केस जो बंद किए गए थे, वो केस खोले गए। आपको ये नहीं मालूम है कि 2008 और सुन लीजिए पहले, 2008 और 10 में जो जिस केस का हवाला दे रहे हैं, उसमें उसको बंद कर दिया था। ये आप नहीं जानते हैं। पिछले 8 साल में, 9 साल में लालू जी के खिलाफ में दर्जनों केस किया है। आपने उनके बच्चे और बच्चियों के खिलाफ में केस किया है, तमाम तरह की परेशानी किए हैं, और आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और आप डराना चाहते हैं उस व्यक्ति को जो कि पिछला इमरजेंसी भी लड़ा है और अभी भी जिस तरह का इमरजेंसी का दौर है। ठीक है, ये अच्छी बात है। प्रोफेसर संगीत रागी जी को इमरजेंसी बहुत अच्छी याद है। प्रोफेसर का जवाब प्रोफेसर देंगे। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि उस लालू जी की बात हो रही है जिस लालू जी ने वो इमरजेंसी भी लड़ी थी और ये इमरजेंसी भी लड़ रहे हैं। देखिए, लालू जी ने वो इमरजेंसी जब लड़ी थी तो वो दौर कुछ और था, और उस समय नेतृत्व करने का, समाजवाद का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के हाथ में। आज लालू जी एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो अपने पारिवारिक सत्ता के लिए पारिवारिक समाजवाद बेशक लड़ रहे हों, लेकिन जो मूल समाजवाद था, न लालू यादव जी का परिवार और न ही मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, इन दोनों का किसी भी तरह से समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। रही बात, एक सवाल बहुत आया है कि भाई अडानी का इतना शेयर बढ़ गया, इतना पैसे बढ़ गए, रातों रात हो गया। भाई, जिस समय वो बड़े आदमी बने थे वो भी कांग्रेस का ही जमाना था। दूसरी बात, जिस संपत्ति को आप देखते हैं वो शेयर के आधार पर आधारित है। वही हिंडनबर्ग से पहले वो संपत्ति के बहुत बड़े धनाढ्य थे, मालिक थे, और वही संपत्ति शेयर के गिरते ही खत्म हुई तो वो कहां से कहां चले आए। तो शेयर के उछाल और शेयर के गिरावट के कारण ही उनकी संपत्ति का ह्रास या संपत्ति का उन्नयन हुआ था। और ऐसे एक नहीं कईयों उदाहरण आप देखेंगे विश्व के अंदर, जो बिलियनर और बिलियनर बने हैं वो शेयर मार्केट के आधार पर ही बने हैं। खास करके यदि आप अडानी को देखेंगे तो यदि ऑस्ट्रेलिया जैसा
कंट्री जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में है। यदि वो पोर्ट और दी माइंस यदि दे रहा है डेवलप करने के लिए, श्रीलंका में आप चाइना को फेस कर रहे हैं, श्रीलंका में चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, भारत सरकार वहां पर उसको काउंटर अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट से नहीं कर रही है, लेकिन वो अडानी के थ्रू कर रही है, वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि तथाकथित नेता अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते और उद्योगपतियों को रोज गाली देते हैं। समाजवादी पार्टी रोज उद्योगपतियों को गाली देती है और वही अनिल अंबानी और सहारा श्री जो है वो उनके सफाई के अयासी के हिस्से हुआ करते थे। यही बाकी सारे लोग बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां सबको पता था कि लालू जी के बाद से वो जंगल राज चला और उसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थे वो भाग करके कलकत्ता गए या भाग करके राजस्थान या मुंबई चले गए। बिहार के अंदर 28 इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते थे, वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर साहब 20 सेकंड आपके, अंशुल जी भी बैठे हुए हैं, फिर डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगा। सर मैं बोलूं, दीपक जी मैं बोलूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट, उन्होंने बोला 20 सेकंड। बहुत अच्छी तरह से जानता भी हूं, लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं तो ज्यादा लगता है कि संघ परिवार को वो समर्पित है, इसलिए बात कहते हैं क्योंकि संघ परिवार के राजनीति के खिलाफ लालू जी हमेशा खड़े रहे हैं। किसी संगठन या किसी दल से उनकी खिलाफत नहीं है, वैचारिक खिलाफत है और उसी के आधार पर वो खड़े रहे हैं। लेकिन जो बात रागी जी ने कही कि लालू जी के कारण वहां पर निवेश नहीं हुआ, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो बता दें कि 2005 से लेकर जबकि सुशासन था और भाजपा वहां पे शासन का मलाई खा रही थी, तो कितने निवेश हुए ये उनको बताना चाहिए। केवल सर इस तरह से किसी को बदनाम करना, दुष्प्रचार करते करते तो भाजपा के पीछे खड़ी एक संगठन जो है वो पूरा देश में राजनीति का लाभ ले रही है, इस पर आपका कोई विचार नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 6 दशक से बिहार के राजनीति में ही नहीं पूरे देश में चर्चित और लोकप्रिय रहा है, उसके ऊपर आप इतना ओछी टिप्पणी करने में 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। किसी भी तरह से लालू यादव पिछले 3 दशक में बिहार में या तो सत्ता में रहे हैं, नहीं तो मुख्य विपक्ष में रहे हैं, अभी भी सिंगल राज्य पार्टी रहे हैं। बिहार में बीजेपी ना अभी तक कोई नेता दे पाई है, तमाम प्रयासों के बावजूद, संगठन के प्रयासों के बावजूद भी न नेता पैदा कर पाई है, न संगठन ने किसी अपने दल को सिंगल लार्जेस्ट बना पाई है। सर कभी तो न्यायोचित सोचा कीजिए, केवल यादव विरोध करके। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं डॉक्टर अजीज खान के साथ अन्याय कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सबको समझा दूं। देखिए मेरे पास पार्टी पोजीशन है, अभी हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी के 303, कांग्रेस के 52। अब मैं आता हूं आपकी पार्टी पर जो है समाजवादी पार्टी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 सांसद है इस वक्त, 1% से कम रिप्रेजेंटेशन। फिर मैं जाता हूं आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कहां गया भाई, कहां गया, एक सेकंड 0 है, क्या फर्क पड़ता है? ना 0 से 40 हो जाएगा, आप याद रखिएगा दीपक। चलिए मैं ये समझा रहा हूँ मालिकों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, प्रोफेसर साहब वैसे मैं आपकी साफ गोई की दाद देता हूँ और इसीलिए मैं लालू जी का बड़ा फैन रहा हूं हमेशा से, क्योंकि वो उल्टी से बात जो है वो अपने मुंह से बोल के खुद अपना मजाक उड़वा लेते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या सीरियस है, उनकी बात सीरियस भी होती है। गंभीर आरोप लगे आपकी पार्टी पर कि आपकी पार्टी भी तो ऐसे धनाढ्य लोगों का साथ दे देकर उनको राज्यसभा तक पहुंचाती रही। देखिए दीपक जी, डॉक्टर संगीत रागी जी पढ़े लिखे इंसान हैं, जिस मानसिक विक्षिप्तता पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसी बात बोल सकता है सर? अरे सुनिए ना, अरे सर सुनिए, पढ़ा हो। ये इतने बदतमीजी से बात करेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था ये अय्यासी शब्द का इस्तेमाल। इनको इतनी शर्म हया होनी चाहिए कि एक नेशनल चैनल पे इतने बड़े नेताओं के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के जमाने में अडानी बहुत बड़े थे। मैं बताना चाहता हूं 2014 से शायद अब तक का इतिहास इनको पता नहीं है। 2014 में जो अडानी की जो संपत्ति थी वो 37,000 करोड़ थी, 2018 में 59,000 करोड़, 2020 में 2.5 लाख करोड़, 2022 में 13 लाख करोड़, और कोरोना में जब पूरी दुनिया परेशान थी तो 21 जनवरी 23 को इनकी संपत्ति 21 लाख करोड़ हो गई।
शायद आपको अंदाजा होना चाहिए। ये आप लोग इतनी व्यवहारिक बात करते हैं डॉक्टर अजीज खान, मुझे बोलना पड़ता है। देखिए कोरोना में जो अपने घर में गाय की दूध का दूध निकाल रहा था, उसका दूध बिक रहा था ना, क्योंकि दूध पिए बिना और चाय बने बिना घर नहीं चल सकता। परचून की दुकान भी चल रही थी, सब्जियां भी बिक रही थी। तो अडानी साहब के भी जो धंधे हैं वो रेडी कैश वाले हैं, तेल बेचते हैं, वो अडानी का तेल भी आता है, अडानी के कई और प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये रेडी कैश वाले, उनका लॉकडाउन न लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। अब बोलिए अजीज खान साहब, तर्क जो है ना उसमें वजन होना चाहिए। आप सर सुनिए ना, आप डिफेंड मत करिए, लोगों के तेल निकाल डिफेंड करूंगा सर, मैं तो तर्क बता रहा हूँ आपको, मैं तो तर्क बता रहा हूँ कौन से धंधे में कमाई होगी और कौन से में नहीं होगी। चैनल भी बनाते हैं कोरोना, अरे भाई सुनिए, चैनल भी चलाते हैं, सही बोल रहे हैं, अभी खरीदा है उन्होंने। सर अरे सर सुनिए ना, सुनिए सर मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कोरोना काल में लोगों के तेल निकल गए हैं, सड़कों पर लोग आ गए, वो तेल ही निकाल रहे हैं भाई, अडानी विल्मा का तेल है। अरे सर सुनिए, अब मुद्दे पे तो आने दीजिए सर, मुझे बात तो रखने दीजिए, इतने लंबे वक्त के बाद मुझे मौका दे रहे हैं आप। सर ये लगातार जो चर्चा हो रहा है, जो बहस हो रहा है कि साहब संसद क्यों नहीं चल रहा है, राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे। साहब राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, निश्चित तौर पर मांगना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के जो संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आखिर वो माफी कब मांगेंगे। क्या वो उन्होंने नहीं कहा, क्या उन्होंने तमाम वक्तव्य नहीं दिया, क्या उनके कहने के मुताबिक देश में लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा नहीं है, क्या उनके स्टेटमेंट में ये बातें नहीं आई। देश के 4 जज बैठते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो क्या पूरी दुनिया में उसका चर्चा नहीं होता है। आप ही के चैनल ने तमाम बार चर्चा किया, क्या विदेशों के लोग जो विदेश में बैठे हैं लोग, क्या वो चैनल नहीं देखते हैं। क्या बीबीसी पर जब रेड पड़ता है, इतना बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, क्या उस पर पूरी दुनिया की निगाहें नहीं है। क्या जब आप मध्य प्रदेश, आप कर्नाटक, आप तमाम प्रदेशों में, महाराष्ट्र में आप जिस तरीके से सरकार गिराते हैं, चुनी हुई सरकार, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तो क्या साहब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, क्या पूरी दुनिया में उसकी खबर नहीं फैलती है। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि साहब यहां बात वहां बात। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि देखिए, आप जब बात करते हैं तो आप राष्ट्र की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, लेकिन वही बात जब विपक्ष करता है, वही बात जब किसान करता है, तो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। ये नैरेटिव कैसे सेट करेंगे आप लगातार सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप कई दिनों से आप लोकसभा नहीं चलने दे रहे, इतना बड़ा सदन नहीं चलने दे रहे। कहीं इतिहास है आज तक कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कभी भी सदन को नहीं रोका है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है। किसी एक खास शख्स को बचाने के लिए तरह तरह के डिफेंड तैयार किए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। लेकिन इन्हीं का जवाब लेते हैं सर, इसी से लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं। शहजाद पूरा वाला जी सर, शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए एक के बाद एक मैं बयान देना चाहता हूं और सारे उत्तर भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, आज मूल बयान जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि किसने किसके बारे में क्या कहा, कौन सी धरती पर। मैंने एक स्पेसिफिक बयान सुनाया विदेशी हस्तक्षेप का। चलिए वो बयान नहीं मानते तो एक और बयान सुनाता हूं। अजीज जी इसको सुनिएगा और बताइएगा स्टैंड क्या है। एक सेकंड। प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सुनिए। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं, उस पर क्या आपका वक्तव्य है। देखिए ये कोई भारत की सरकार या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बयान की बात कर ही नहीं रहा मैं, और आप शायद सोने की एक्टिंग कर रहे हैं इसलिए जग नहीं पा रहे। विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना क्या मोदी जी ने या कोई भी विपक्ष के नेता ने। अरे उदाहरण तो अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिसको नरसिम्हा राव जी ने कहा, जिनको कहा कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ केस लड़कर आइए यूनाइटेड नेशन में, तो वो यूनाइटेड नेशन गए थे। हम उस प्रथा और संस्कृति के लोग हैं। परंतु मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं अजीज जी कि दिल पर हाथ रखकर कहिए विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना सही या गलत, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल आपने बहुत सारे मुद्दों के उठाए, भाई समाजवादी पार्टी का तो मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, इस बार लालू जी का उदाहरण देता हूं। पहली बार लालू जी कन्विक्ट कब हुए केसेस में? 2013 में। खुला कब था केस? 96 में। क्या बीजेपी की सरकार थी? अब बताइए कि विंडिक्टिव कार्रवाई थी क्या? 2008-9 में पहली बार लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिस पर केस एफआईआर हुई थी, वो किसके कहने पर हुई थी? लल्लन सिंह, जेडीयू के नेता। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी 2009 में, तो उन्होंने केस दायर किया था। क्या ये विंडिक्टिव है? क्या बताइए, विंडिक्टिव है तो बताइए विंडिक्टिव है।
आप लोग सिलेक्टिवली चीजों को उठाते हैं। और तीसरी आखिरी बात, अंशुल जी बैठे हैं। अंशुल जी, आपने कहा कि शराब घोटाले में जो कार्रवाई हो रही बिल्कुल सही, और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कौन बैठा है साथ में आपके? संजय सिंह। ये कितना बताइए, संजय सिंह गलत है या सही है? बताइए। तनख्वाह लेते हो क्या बीजेपी से झूठ बोलने का? सवाल उठाया, जवाब देने दें। अच्छा, अरे अजीत साहब, मुझे बहस को आगे बढ़ाना है। एक बहुत जरूरी बयान है, अंशुल अभिजीत जी भी इंतजार कर रहे हैं, संगीत रागी जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आके पोस्टर बॉय बने हैं, ऐसे लोग बहुत बिरले हैं। उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कल कांग्रेस की तुलना किससे की? आइए ये सुन लेते हैं, फिर अंशुल जी से जवाब लेंगे। कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? तो देश को कमजोर करने वाले, देश पर आक्रमण करने वाले कौन? मुगल। और डॉक्टर अंशुल अभिजीत आप ही की पार्टी से गए, जिन्होंने राहुल जी के लिए क्या क्या बोला, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी मुगलों की पार्टी है, मुगल है, मुगलों जैसी है। नहीं, फिर भी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। ये तो बहुत सारे बयान देते रहते हैं लोग, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मुद्दे पे दोबारा आते हैं। जैसे शहजाद भाई ने कहा, देखिए मुझे खुशी बेहद हो रही है। देखिए यहाँ पर मुझे किसी से निजी दुश्मनी तो है नहीं, मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम अपनी जमहूरियत की सेहतमंदी पे तो चर्चा कर रहे हैं ना, कि क्या इसमें कमजोरियां हैं, क्यों मजबूत है। भाई वो अपना पक्ष रख रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संस्थाओं का से समझौता हो रहा है, कि कार्यपालिका का आतंक है, कि 97% ईडी विपक्ष को ही बार बार फिर ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे भाई ये तो सबसे, मैं उनकी बात को संकेत कर रहा हूं, ये कह रहे हैं होना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ पर आके दखल देना चाहिए, जो विदेशी शक्तियां हैं उनको आके यहां पर दखल देना चाहिए हमारी जमहूरियत में, और हमारी जो प्रणाली है उसको बदल देना चाहिए, कोई और प्रणाली लानी चाहिए। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि अगर बदलाव आएगा तो अंदरूनी बदलाव होगा। जो हमने कल चलाया था, कल भी इसी बात पे मेरा गलत बयान है, ये बार बार ये कल भी मेरा इसी बात पे आर्गुमेंट होता, मैं आपको सुनाऊंगा। अंशुल आप अपनी बात कंप्लीट करिए, बात कंप्लीट करिए। मैं ये शहजाद, मेरे पास वो बयान रेडी है जिस पर अंशुल की बात कर रहे हैं, मेरे पास वो रेडी है। अजीज खान साहब के पास भी जाना। अंशुल अपनी बात कंप्लीट करिए आप आराम से। मैं ये कह रहा हूं कि हमने कभी विदेशी ताकतों को आमंत्रित नहीं किया कि आके आप हमारी जो राजनीति है उसमें दखल कीजिए, हमारी प्रणाली बदलिए, ये संसदीय प्रणाली जो चलती आ रही थी इसको खत्म करिए। ये हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा है कि अगर बदलाव आएगा, तब्दीलियां आएंगी तो यहीं से ही आएंगी, भारतवर्ष से ही आएंगी। वो यहाँ की आवाम करेगी, यहाँ की राजनीति करेगी, यहाँ की जमहूरियत करेगी। बाहर के लोगों को हमने कभी नहीं बुलाया, ये गलत बयान है। बल्कि हमने सिर्फ ये कहा था कि ये जो अमानत है, देखिए प्रधानमंत्री ने डेनमार्क में ये कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बात पे सबको विश्वास है कि जो भारत की उपलब्धियां हैं वो विश्व की उपलब्धियां हैं। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हमारी जमहूरियत है, हमारा प्रजातंत्र है। क्योंकि जिस वक्त हमें आजादी मिली थी और मुल्कों को भी मिली थी, लेकिन वो अधिनायकवाद और तानाशाही में गिर चुके थे। हमारी जमहूरियत मजबूत रही। आपने कह दिया, आपने विदेशी गरीब आदमी को आपने कहा कि लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। अब सबको स्क्रीन पे रखिएगा, राहुल जी का बयान सुनाइएगा, या अंशुल को रखिए स्क्रीन पे, राहुल जी का बयान सुनाइए। राहुल जी का बयान सुनाइए प्लीज। So the surprising thing is that राहुल जी को भी काटिए। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle, because it's a battle for a huge part of the democratic people on this. The thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that
a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle, because it's a battle for a huge part of the democratic people. बिल्कुल सही। ठीक है अंशुल, आप क्या समझ पाए, आप बताइए मुझे। आप मुझे नहीं लगता कि आपको अरे मैं बताता हूं, समझने में दिक्कत होगी। नहीं मैं बता रहा हूं जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये जो उपलब्धि है ना, जो हमारी जो लोकतंत्र की, ये मानवता की उपलब्धि है, ये वो कहना चाह रहे हैं। अगर दुनिया में हर पांचवा इंसान, मानवता शब्द आया कहां से? भारतीय राहुल है, गांधी ने कई मानवता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। खत्म कर रही थी उन्होंने कई मानवता शब्द का, देखिए बात तो खत्म करने वो चल रहा है मेरे रिटर्न स्क्रिप्ट पूरा चल रहा है। सारे मुल्क की, ये सारे विश्व की उपलब्धि है। अगर ये खतरे में पड़ती है तो ये विश्व में चिंतित हो जाता है। नहीं आप बिल्कुल सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं बात। ये बिल्कुल ये पब्लिक गुड है। चलिए सर, मैं तो ना समझूं क्या मतलब होता है, आपने पूरा तो सुनाया नहीं। नहीं मैं तो ना समझ, आप ना समझ नहीं, ऐसी बात मत करिए। मैं समझाने की कोशिश, चलिए समझा भाई, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक तरह से तर्जुमान हूं। अगर आप नहीं समझ, देखिए और भी लोग हैं यहां पर, दर्शक भी हैं। मैं एक तर्जुमान के रूप में आ रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक गुड है, मतलब ये सार्वजनिक है। ये दुनिया में अगर हर पांचवा इंसान अगर भारतीय है, तो आप समझते हैं कि ये एक कौम की एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक देश की है? नहीं, औरों पे टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए मैं कुरीतियों के बारे में बात करता हूं। जाति प्रथा जैसी कोई बुरी चीज दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। इसका यह मतलब नहीं कि आप विदेश में जाके इसकी आलोचना नहीं कर सकते। भाई सब लोग करते हैं, बल्कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तो अब नियम आ गया है कि वहां पर जाति प्रथा नहीं चलेगी। तो अगर आप समझते हैं कि जितनी भी यहां की समस्या हैं वो सिर्फ अंदरूनी हैं, यहीं पर वार्तालाप होना चाहिए, तो ये कैसा वैश्वीकरण है? आप एक तरफ से वैश्वीकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत की बिहार में तो जाति जनगणना कराई जा रही है, आप उसके समर्थन में विरोध में? ये बता दीजिए, आप तो सरकार के मेंबर है ना, वहां बता दीजिए बिहार की जातीय जनगणना के समर्थन में विरोध में? नहीं, ये कहां से कहां आप सवाल पूछ रहे हैं? आप ही ने जाति की बात नहीं करना अमेरिका में, अभी आपने बोला। मैं तो आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं मैंने ये क्या कि जाति प्रथा, नहीं देखिए, जाति गणना, जनगणना और जाति प्रथा जुड़ी हुई है। भेदभाव जैसी, जात भेदभाव जैसी, नहीं आप दो मुद्दों को बिल्कुल बीच में ला रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अंदरूनी मामला नहीं रह जाता है, बाहर में इसकी चर्चा होती है। मैंने खुद चर्चा की है भाई, मैं बाहर भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मैंने भी लेख लिखे हैं। इसका मतलब नहीं लेख लिख सकते। ये कैसे ये बात? चलिए शहजाद जी, फिर मैं अजीत जी और नवल किशोर जी एक क्लोजिंग कमेंट। दीपक जी, अभी आपने आपके चैनल पर जो सुना वो वही गुलामी और हीन मानसिकता का परिचायक है। मतलब समझिए कि भारत के लोकतंत्र की उपलब्धि पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। अरे भारत में गत 5000 वर्षों से लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ने कहा। अब एक सेकंड दीपक जी, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं चाहता। इस देश ने सभा और समिति का कॉन्सेप्ट दिया है। इस देश में बसवन्ना रहे हैं। इस देश ने लोकतंत्र का पूरा संदेश दुनिया को दिया है। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आपके विदेशी ताकतों ने, जिसने कॉलोनियल राज किया, जिस अमेरिका में आज तक एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, जिस अमेरिका में बाकी तो छोड़िए कैथोलिक प्रेसिडेंट नहीं हो पाते, केवल प्रोटेस्टेंट प्रेसिडेंट होते हैं, जिस यूके ने पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद फैलाया, जिस यूरोप ने किस प्रकार की विछंती की, वो देश हमें लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। और वो देशों की उपलब्धि हमारी उपलब्धि नहीं है। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। जाति प्रथा ये भारत की गलती है, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ये भारत की नहीं, ये दुनिया की उपलब्धि है। यही फॉरेन डायरेक्ट इंटरवेंशन और फॉरेन डायरेक्ट माइंडसेट का परिचायक दीपक जी आपके शो पे दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जब G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है, जब ब्रिटेन का भी नेतृत्व एक भारतीय मूल का व्यक्ति कर रहा है, जब यूनाइटेड स्टेट्स हो, जर्मनी हो, इटली हो, हर देश का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री भारत की ओर देखकर कहता है कि भारत देश को दिशा, दुनिया को दिशा दिखा रहा है। एक कांग्रेस का प्रवक्ता कहता है कि भारत का लोकतंत्र उसकी उपलब्धि नहीं है, महात्मा गांधी की उपलब्धि नहीं है, यह भगवान बिरसा मुंडा की उपलब्धि नहीं है, यह हमारे भगत सिंह की उपलब्धि नहीं है। यह उपलब्धि किसकी है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की है। यह माइनो की उपलब्धि है, यह मुसोलिनी की उपलब्धि है। किसकी उपलब्धि
उपलब्धि है भाई साहब। भारत का लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है। कभी ये गलती मत करना। और इसीलिए मुगल मानसिकता का कहा है एक बहादुर शाह जफर और एक बहादुर शाह डफर। ये बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह डफर, इन दोनों के बीच में आपको दिखता है मुगल समाप्त हो गए और कांग्रेस भी उसी प्रकार से समाप्ति की ओर है। जो व्यक्ति अपने देश पर अंशुल शहजाद, मैं आप दोनों को रोकूंगा। कर्नाटक से जेपी नड्डा जी का बयान आया है। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा राहुल गांधी विदेश में बोलते हैं। राहुल कहते हैं भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। प्रजातंत्र खत्म हो गया है, ये राहुल कहते हैं। चुनाव जो न जीतो तो प्रजातंत्र खत्म हो गया। नाच ना आगे जाने आंगन टेढ़ा, राहुल ऐसे हैं। पूछूंगा क्या राहुल ऐसे हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा? ठीक है, तो राहुल गांधी ऐसे है जैसे नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अच्छा नवल किशोर जी, प्रजातंत्र खत्म होने वाली बात है, बिहार में प्रजातंत्र है या खत्म हो गया है, ये मुझे बताइए। और अगर वहां पर है तो फिर पूरे देश में खत्म कैसे हो गया है? देखिए दीपक जी, जो जब इस तरह से आप बात करते हैं ना, तो लगता है कि कहां से जवाब शुरू किया जाए। ये सिर्फ ये कहने वाली बात हो गई कि आप किसी तरह से भटकाना चाहते हैं। जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो जेपी नड्डा जब ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी के विषय में, तो उनके विषय में तो ये भी कहा जा सकता है कि अधगल जगली छलकत जाए। वो उनको मालूम ही नहीं था कि मदुराई में वो क्या बोल रहे थे, उसकी सच्चाई क्या थी। ये बात अलग है। जो बात है बहुत सीरियस है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 और 9 साल में कार्यक्रम किए हैं, उसमें यह देख के लगता है कि उनको जनता को देने के लिए कुछ नहीं है प्रोमिसेस के अलावा। वो चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख रुपए हो, डबल इनकम हो, किसान हो, जितने भी बात उन्होंने, स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, जितना भी बात उन्होंने कहा, उस पर कोई सीरियस जवाब उनके पास नहीं है। हमको तो नहीं देते हैं, वो आपको भी नहीं देते हैं, मीडिया को भी फेस नहीं करते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र और जो सवाल पूछते हैं उनके घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का नजारा देखने को मिलता है। और ये थोड़ी बात नहीं है, ये 3000 से ज्यादा छापे पड़े हैं। ये छापों के द्वारा पेपर में छपवाना कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, ये अपने कमियों को छुपाने का एक रास्ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ ऐसे संगीत रागी जी के पास। शहजाद जी एक मिनट रुक जाइए। संगीत जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार एक सरकार आई है जो बड़े लोगों के खिलाफ काम कर रही है। श्री लालू जी के खिलाफ जो है वो कांग्रेस के जमाने से ही सीबीआई का उनके खिलाफ कार्रवाई है। नवल जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मैं लालू जी से घृणा करता हूं और यादवों से, इस प्रकार का एक जातिवादी उन्होंने एक जो लांछना हमारे ऊपर ली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आरजेडी आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ये सिर्फ यादवों की पार्टी है, लेकिन मैं इसे खारिज करता हूं। भारत का जो गृह मंत्री भी है वह भी यादव ही हैं, ये आप कह रहे हैं और गृह राज्य मंत्री यादव ही हैं, और बहुत सारे नहीं आपने हम पर बोला है इसलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूं। आप धैर्य रखिए, सुन लीजिए। यही लालू यादव थे जो कहते थे भूरे बाल साफ करो। यही लालू यादव थे जो परवल शब्द का प्रयोग करते थे बिहार की राजनीति में। मैंने नहीं प्रयोग किया है। एक मिनट, दूसरी बात कोई बात, एक मिनट, मुझे ये नवल जी सबको पता है, ये सब कोई बिहार की राजनीति को। एक मिनट, मुझे अपनी बात खत्म करने में उसको खत्म आप काट दीजिएगा। जहां तक आपको क्यों काट? देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ करता हूं कि जो भारत का जो लोकतंत्र है, सच तो यही है कि भारत के लोकतंत्र ने गांधी परिवार की राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया है। सच तो यह है कि भारत के लोकतंत्र ने गांधी का ये जो कांग्रेस पार्टी थी, जो राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ले लिया है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां आज गांधी परिवार को नेतृत्व देने के पहले 10 बार सोचने के लिए आज तैयार हो रही है। आप जो 52-54 सीट है कांग्रेस का, उसमें से यदि 32 सीट आप देख लेंगे
तो तमिलनाडु, केरला और पंजाब से आया है, जहां पर आज के दिन में ये डबल डिजिट नहीं पार कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में राजनीतिक वजूद क्या कांग्रेस का रह जाएगा। ये एक बात और, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे बारे में अपशब्द कहे, उनको बड़ा कष्ट लगा मैं अयासी शब्द पर, तो जो उन्होंने मेरे बारे में शब्द किया उसके बारे में मैं क्यों नहीं कहूं कि वो बड़े असभ्यता के परिचय हैं। इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए गुजरात के दो गधे कहे। क्या अखिलेश यादव को मैं गधा कहूं, क्या महामूर्ख कहूं या महाअसभ्य कहूं? कौन सा संज्ञा से उनको विभूषित, कौन सा विशेषण से उनको विभूषित किया जाए? आप अपनी भाषा पर लगाम नहीं देंगे। सफाई में आप क्या कर रहे थे? आप महोत्सव मनाते थे। यहां पर गुंडागर्दी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज, आप इनको कष्ट हो रहा था अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक कष्ट हो रहा था जो भारत माता को डाइन कहता था, आज वो जाकर के जेल में बंद है, उसके लिए परेशान है। ये कष्ट इनका यहां से है, ये दर्द इनका यहां से छलकता है, लेकिन वो कहां से फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे? वो हमारे खिलाफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, सीधे आप जवाब दे सकते हैं संगीत रागी जी का। और मेरा एक सवाल है, क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर आप स्वीकार के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकारेंगे? क्योंकि ममता दीदी के यहाँ जाके अखिलेश यादव जी कुछ अलग डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि नहीं, मैं अब तो बिल्कुल कांग्रेस के हाथ के साथ नहीं हूं। देखिए दीपक जी, संगीत रागी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ये उनका आचरण है। वो जैसा बोलते हैं वो खुद इस बात को समझते हैं कि यही जवाब है। एक बात देखिए, लगातार मैं 2-3 बातों का जवाब दे दूं कि साहब बार बार चर्चा हो रहा है, साहब विदेशों में बताया गया, साहब लोकतंत्र खतरे में है, अभी जेपी नड्डा साहब भी कह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अब इसमें बचा नहीं है लोकतंत्र। इस मुल्क में जो भी शख्स सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है, ईडी और सीबीआई उसके घर भेज दी जाती है। ये साहब लोकतंत्र है? लोकतंत्र है? नहीं लोकतंत्र। पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चाहे राहुल गांधी, अच्छा बताइए, अखिलेश जी के घर ईडी और सीबीआई कब गई? अरे सर आप, अच्छा बताइए, अखिलेश जी के घर ईडी और सीबीआई कब गई? अरे सर आप मुझे, अरे देखिए बताइए ना सर, आप मुझे, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं यार, सवाल पूछिए रे सर, बताइए ना कब गई अखिलेश जी के घर ईडी और सीबीआई? सर सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, चाहे राहुल गांधी जी हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जो भी देश की असीमता से खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अगर राहुल गांधी जी ने देश की कहीं ना कहीं अगर बदनामी की है, देश के खिलाफ आवाज उठाया है, तो हम उनके खिलाफ रहेंगे। अरे उठाया कि नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ अजीज खान जी आपसे। तो मैं कह रहा हूं, जब आप साथ जाएंगे तो बोलेंगे नहीं उठाया है, जब आप ममता जी के साथ जाएंगे तो बोल देंगे कि हाँ उठाया है उन्होंने। सुनिए, अरे सर सुनिए ना, जो भी इस मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पहली बात। शहजाद पुनावाला जी, कंक्लूड करना है सर मुझे, 30 सेकंड शहजाद जी, माफ कीजिएगा इतना ही वक्त है, माफ कीजिएगा अंशुल जी। देखिए ऐसा है, अभी आपके शो पर कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने क्या कहा कि भारत का लोकतंत्र भारत की उपलब्धि है ही नहीं। मतलब सरदार भगत सिंह का अपमान, जेपी का अपमान, नेहरू जी का अपमान, गांधी जी का अपमान, भगवान बिरसा मुंडा और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया। यही मानसिकता है। और 2 बार आपने बयान सुनाया, 1 बार मैंने बयान सुनाया, फिर भी अजीज खान साहब और आरजेडी के प्रवक्ता हमारे भाई नवल किशोर कौन सी वोट बैंक की रुई कान में डालकर बैठे हैं कि व्यक्ति विरोध में देश विरोध पर उतर आया है राहुल गांधी, पर फिर भी उसके साथ खड़े हैं। तो फिर उसको उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो देश के खिलाफ बोलेगा उनको भुगतना पड़ेगा। आप मोदी के खिलाफ बोलो, आप बीजेपी के खिलाफ बोलो, रोज बोलो, परंतु देश का अपमान करने का और देश में हस्तक्षेप चाहने का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, यही रुकेंगे हमारी खास पेशकश में ताल ठोक के में। लेकिन बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? सामवेद के उर्दू और हिंदी संस्करण का विमोचन हुआ है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इसका विमोचन किया है। कार्यक्रम में कई धर्मगुरु मौजूद रहे। इकबाल दुरानी ने किया है पुस्तकानुवाद। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि सबको चलाने वाला एक है, वेदों ने कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर विश्वास करो। आइए आपको मोहन भागवत जी का पूरा बयान सुनाते हैं। जी न्यूज़।